नाजरीन, पहाड़ों की सल्तनत जिवला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान का जो दारुल खलाफा है गिलगित सिटी है, इस गिलगित सिटी के अंदर गिलगित सिटी के अंदर जो सस्ता बाज़ार था, जहां पे कबाड़ की दुकानें थी और पार्किंग एरिया था, इस एरिया में मुबैना दहशतगर्दी का एक वाक़या रोनुमा हुआ है और पूरी मार्केट जलकर खाकस्तर हो चुकी है। और इस मार्केट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और KPK से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर बरादरी की तमाम दुकानें जो हैं वो जलकर राख बन चुकी है। यहाँ पे करोड़ों मालियत का नुकसान उनको हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान ताजिरों को उठाना पड़ा है और ताजिर हजरात इस वक्त अपनी तमाम तर्जमा पूंजी से महरूम हो चुके हैं और उनके घर में फाके शुरू हो चुके हैं और उनके बच्चों की तालीम भी मुतासर हो रही है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि ये मार्केट जो है बल्दिया गिलगित जो है ने इसको पार्किंग एरिया डिक्लेयर किया था और पार्किंग एरिया के साथ एक मार्केट थी जहाँ पे कबाड़ की दुकानें थी और रेड़े वाले यहाँ पर अपना काम कर रहे थे। और इस मार्केट के अंदर देखते ही देखते आग लगी और यहाँ पर ठेकेदारी का निज़ाम था, चौकीदारी का सिस्टम था, लेकिन इसके बावजूद भी ये आग भड़क उठी। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का भी कोई इशू नहीं है। बताया जाता है ताजरों के मुताबिक कि यहाँ पर अचानक आग भड़क उठी है और ये एक दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। इदारे यकीनन इस पर तहकीक करेंगे कि ये किस हद तक दहशतगर्दी का वाक़या है और किस तरीके से ये आग लगी है। यकीनन रिस्पांसिबिलिटी फ़िक्स होगी। इस वक्त इस मार्केट के अड़ोस पड़ोस में जो लोग रिहाइश पजीर हैं, हम उनकी ज़बानी सुनेंगे कि उस वक्त इन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया और जब ये आग जो है वो आसमान तक पहुंच रही थी तो उस वक्त अड़ोस पड़ोस के जो मोहल्ले थे उनको शदीद ख़तरात लायक थे। वो अपने घरों से निकल के अपना घर खाली करना चाह रहे थे और यकीनन यहाँ पर आग थी कि वो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस हवाले से आप चूँकि बिल्कुल पड़ोस में आपका घर है, तो उस वक्त किस तरह का समा था? जब ये आग लगी तकरीबन 10 बजे के टाइम था। जब मैं घर से बाहर निकला अपना मेन गेट बंद करने के लिए तो आग के शोले आसमान में उड़ रहे थे। इतने में बाहर महल्ले से आवाज़ें आई कि महल्ले में आग लगी है, लिहाजा जो भी जवान है बूढ़ा है सब निकले बाहर। तो हम घरों से बाल्टियाँ और टफ़े लेकर यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ आके देखा तो यहाँ तो क़यामत सुगरा का वो एक आलम था। जो आग इस तरह की लगी कि यहाँ पर बुझने का कोई नाम नहीं रह रही थी। फायर ब्रिगेड की जो दो गाड़ियाँ पहले आई थी वो पानी डालती थी, 5-10 मिनट के बाद उनका पानी ख़त्म हो जाता था। फिर उनका फिलिंग स्टेशन मेन शहर में नहीं होने की वजह से वो 40 मिनट के बाद पानी लेके आती थी। जो जब तक वो आ रही जब तक उनका वो आने का वो मतलब वो आती थी उससे पहले ये आँख इससे सारे उसको अपने लपेट में ले लिया। यहाँ तक कि 11 साढ़े 11 का टाइम ऐसा एक हमने खौफनाक वो हादिस वो देखा कि ये आग पे काबू नहीं पाया गया। तो हमने अपनी मस्जिद से जाके ऐलान किया कि मजीन माला वाले, कशरोट वाले, तो साथ मुतल्लिका जो भी लोग हैं हमारी मदद के लिए आ जाओ, क्योंकि अब ये तो मार्केट तो जल गई है, सारा महला जलने का खतरा थे। हमने अपने बच्चों को, औरतों को कुरान मजीद हाथ में दे के बाहर निकाला। किसी ने सूरह यासीन की तिलावत की, किसी ने सूरह रहमान की, कोई अजानें देता रहा। तो अल्लाह ने करम किया। बाद में फिर ये जो एयरपोर्ट की जो अपना ये थी सिविल एविएशन वालों की वो जो आ गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसने काफ़ी हद तक, क्योंकि वो यहाँ से थ्रो करती थी उसका पानी उधर महल्ले तक आता था, फिर वहाँ से थ्रो मतलब करती थी, उसका प्रेशर था। प्रेशर उसका ज़्यादा था। जो हमारे जो लोकल इंतज़ामिया की जो 3 गाड़ियाँ हैं वो ना होने के बराबर है। अगर वो इस तरह की इंतज़ामिया अपने मतलब गाड़ी, उनका प्रेशर ही नहीं था। उनका प्रेशर था ही नहीं। अगर वो गाड़ियाँ होती तो आज आपको ये होटल भी नज़र नहीं आता, ये बाज़ार भी महल्ले के कुछ जो आसपास के घर है ये भी नज़र नहीं आते। अच्छा, ये एरिया जो पार्किंग एरिया में आग लगी ना, जी जी। उसके बाद अंदर बाकी जो सस्ता बाजार था पूरा जल बाद कर में राख हो लपेट में गया। ले लिया। तो ये पार्किंग एरिया में दुकानें बनाना ये कहाँ तक ये पब्लिक के इंटरेस्ट में था? ये तो अभी इंतज़ामिया से आप पूछे कि पार्किंग एरिया था, इतना बड़ी मार्केट है, इसमें भी पार्किंग नहीं है, बाहर मेन बाज़ार में भी गाड़ी को खड़ी करने नहीं देते। तो पार्किंग एरिया में मार्केट बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। यहाँ पार्किंग अगर गाड़ियाँ पार्क करके बेशक कोई ठेकेदार को रखे 20-30 रुपए ले ले वो सही है, ताकि शहर से बर्डन भी कम हो जाएगा ट्रैफिक का। तो ये तो आप मुतल्लिका इदारों से पूछे मतलब इंतज़ामिया से, जिन्होंने पार्किंग एरिया को दुकानों में क्यों सही, तब्दील मुज़फ़्फ़र साहब, आपका चूँकि ट्रांसपोर्ट इदारों से भी आपका ताल्लुक़ है, तो शहर के अंदर पार्किंग एरिया बहुत कम है।
تو اس چھوٹے سے ایریا کے اندر بھی اس طرح چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کر، عارضی ٹمپریری دکانیں بنا کر اس کو بھی ایک آمدن حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اب یہ بھی ایک الگ کوشچن ہے، وہ آمدن کہاں خرچ ہوتی ہے، کس طریقے سے خرچ ہوتی ہے؟ تو اس چھوٹی سی جگہ کو پارکنگ ایریا کی بجائے دکانیں بنا کر پیسے بٹورنا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے، یہ جو ایریا ہے اسی کو پارکنگ بیسس پہ ہی لایا گیا تھا. جو کچھ عرصہ چلا یہ پارکنگ پہ، اس کے بعد یہ رمضان آیا. رمضان میں ان لوگوں نے انتظامیہ، جو سول انتظامیہ ہماری ہے ایسی گلگت ہے، انہوں نے کہا اس کو اب رمضان سستا بازار بنائیں گے. اس کے بعد بے شک آپ اپنا پھر وہ پارکنگ کا نظام اس میں چلائیں. تو اس طرح ہو گیا. رمضان تو گزر گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے کیا قبضہ، اس پر قبضہ کیا. پھر ان کو مزہ آیا نا، پھر ان لوگوں نے اس طرح کیا، ایک ریڈر لگوایا، دوسرا لگوایا، کیبل لگوائے. پھر ان کو انکم جنریٹ ہوتا نظر آیا تو ان لوگوں نے پھر اس طرح کیا، پورا پارکنگ ایریوں کو آپ کے یہ کباڑ خانوں میں تبدیل کر دیا. جس کی وجہ سے آج جو سانحہ رونما ہوا ہے، اس میں میں تو سول انتظامیہ اے سی گلگت اور چیف آفیسر بلدیہ گلگت اور یہ ڈی سی گلگت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. کیونکہ پارکنگ ایریوں کو کس بیس پہ آپ لوگوں نے لا کے ادھر ادھر دکانیں آپ نے سجائی، کیوں سجائی؟ آج جو اتنے بھی غریب لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اس کی ذمہ دار ڈی سی گلگت، اے سی گلگت اور چیف آفیسر بلدیہ گلگت ہے. جی تو اب یقیناً اس طرح کے حادثات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں، لوگوں کو ایک ٹکا نہیں ملا. تو اب کی بار بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رسپانسبلٹی کس کے اوپر فکس ہوگی، یا وہ دکاندار ذمہ دار ہوگا، چوکیدار ذمہ دار ہوگا، ٹھیکیدار ذمہ دار ہوگا، یا مقامی انتظامیہ ذمہ دار ہوگی، یا حکومت ذمہ دار ہوگی. اس کی بھی کوئی رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. پارکنگ بیسس پہ آلریڈی اس کے پلاٹ کا ادھر کورٹ میں کیس چل رہا ہے. تو آپ وہاں یہاں کے لوکل ٹرانسپورٹ اور اس وقت کے سی نے یہ پارکنگ کے حوالے سے اس چیز کو، پارکنگ کے حوالے سے اس پلاٹ کو حاصل ہائر کیا تھا. تو بعد میں ان لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی اس کو تبدیل کر کے کباڑ خانے میں تبدیل ان لوگوں نے کیا ہے، تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے. بے شک یہاں تقریب کاری ہوئی ہو، یا کسی نے آگ لگائی ہو، یا خود سے مطلب کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے کچھ لگا ہو، مگر ذمہ دار یہ ڈی سی گلگت اور اے سی گلگت ہی ہے. کیونکہ کیوں لگا ہے، کس بیس پہ ان لوگوں نے یہاں پہ ایک اڈا، ایک نظام جو ہمارے اس وقت دیکھیں آپ ذرا کیمرہ اس طرف گھمائیں، آپ کو پتہ چلے گا اس وقت پوری ٹریفک مطلب جو پارکنگ ہے روڈ کے اوپر ہے، یہ ہائر کیا گیا تھا پارکنگ کے لیے. تو ابھی ان لوگوں نے لا کے گاڑیاں باہر، اندر ان لوگوں نے کیبنیں سجائیں، دکانیں بنائیں، اور آج جو بھی نقصان ہوا اس کے ذمہ دار گلگت اے سی اور ڈی سی گلگت ہی ہے. جی ناظرین، اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے اوپر عائد ہوگی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے، انتظامیہ ہے، ٹھیکیدار ہے، چوکیدار ہے، دکاندار ہے، جو بھی ہے اس کی رسپانسبلٹیز فکس ہونی چاہیے. کیونکہ یہاں پہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. کروڑوں روپے کا نقصان کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں نے اپنے زمین جائیداد کو فروخت کر کے اپنے روزگار کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنا چولہا جلانے کے لیے یہاں پہ انہوں نے چھوٹی موٹی دکانیں انہوں نے سجائی تھی. آج ان کی تمام ترجمہ پونجی ختم ہو چکی ہے، وہ مکمل طور پر فٹ پاتھ پہ آ چکے ہیں. تو اب بھی اگر رسپانسبلٹیز فکس نہیں ہوگی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ سارا نظام، یہ حکومت، یہ انتظامیہ اور یہ سارا سسٹم لک بزی ڈو نتھنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اصل میں جو سانحہ ہوا، رات کو 9:30 بجے ہمیں کال آیا تھا، اور اس کال کے مد میں جو ہے نا میں موٹر سائیکل پہ آ گیا مارکیٹ میں جیسے میں نے پوزیشن لیا تو مارکیٹ میں اتنی آگ نہیں لگی تھی جتنا جو ہے نا یہ میں نے بعد میں دیکھا. میں نے انتظامیہ کو بڑی فریادی کی، بڑی کوشش میں نے کی ہے کہ یار یہ جو ہے نا آگ آپ مہربانی کرا کہ پیچھے والی سائڈ پہ آ جائیں تو یہ آگ بجھ سکتی ہے. لیکن مجھے انتظامیہ نے کہا کہ نہیں جی، آپ پہلے ہم یہ بجھائیں گے پھر پیچھے جائیں گے، تو وہ گاڑی میں پانی نہیں ہے. اس ابھی میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ کچھ گاڑیوں میں ہم نے بالٹیوں سے پانی اٹھا کے ہم نے ڈالا ہے. تو یہ انتظامیہ کی ناکسی تھی، جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا یہ پورا مارکیٹ جلا. یہ مارکیٹ میں کم از کم میرے حساب سے 100-150 لوگ اس میں متاثر ہو گئے، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی زمین بیچ کے یہاں پہ کاروبار سٹارٹ کیا تھا. اصل میں آپ دیکھیں پاکستان میں پوری جو ہے نا مہنگائی اس وقت ہے. مہنگائی کی نسبت پہ ہم نے زیادہ تر توجہ ہم نے یہ کباڑ پہ دیا کہ ہم عوام کو اچھا چیز دے دیں اور فیسیلیٹیٹ کرے، سستا دے دیں. تو اس حوالے سے
से जो है ना हमारा काम अभी चलने वाला था कि आग लग गई। आग की वजह से जो है ना पूरा मार्केट तबाह हो गया, हमारे कम से कम करोड़ों रुपए के नुकसान हो गए। हमने बड़े चीखे मारे, एसी से हमारी रात को बात हो गई कि भाई आपका अमला हमसे ताउन नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होगी। और सुनवाई जो है ना, अगर अब भी आपका कैमरा दिखाए तो पीछे 18 घंटे के बाद भी आग लगा हुआ है, लेकिन बुझाने के लिए आपके सामने आग अगर इंतजामिया कहते हैं कि हमने बुझाया तो वो उनकी गलत फहमी है। इसलिए कि आज आग बुझ गया, आग खुद ब खुद बुझ गया। और जो है ना इन लोगों ने हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो गई है, हम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से, FCNA गिलगित बल्तिस्तान से कि जो है ना ये इन लोगों को फैसिलिटेट करें, इनको कंपनसेट दे दें ताकि ये लोग दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सके। अच्छा, यहाँ पर आग लगी और इस मार्केट में कोई ठेकेदारी निज़ाम के तहत सिक्योरिटी भी यहाँ थी, तो वो ठेकेदार कहाँ चला गया, वो सिक्योरिटी उसकी कहाँ चली गई? असल में ठेकेदार तो आपको पता है कि गिलगित में सर्दी होती है, शाम 6 बजे के बाद जो है ना ठेकेदार और जितने भी जो ताजिर होते हैं वो जाते हैं घर। सिक्योरिटी वाला होता है, लेकिन रात को सिक्योरिटी नहीं थी? रात को सिक्योरिटी थी, जहाँ कितने बंदे थे सिक्योरिटी के? सिक्योरिटी में एक बंदा होता है। असल में एक पार्किंग है, एक मार्केट है। मार्केट में भी सिक्योरिटी होती है और पार्किंग में भी होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है। असल में ये जो आग लगी है ये पार्किंग में लगी है, और पार्किंग जो है ना सिक्योरिटी वाला ये उसके ऊपर मुनसर करता है कि वो उस वक्त कहाँ था और वो क्या करता था। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी थी। गाड़ियाँ भी जो है ना, एक चिंची खड़ा था और एक NCP गाड़ी अब खड़ी इसका थी। जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या ठेकेदार या चौकीदार? इसकी जिम्मेवार तो मैं इस वक्त ये नामालूम वजूहात पे जो है ना लगा है, इस पर नामालूम लोग खोज की कमेटी शरारत। बैठनी चाहिए, बिल्कुल इस पे कमेटी बैठनी चाहिए। रिस्पांसिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका बिल्कुल जिम्मेदार हुकूमत है, बिल्कुल इसका जिम्मेदार ठेकेदार है, चौकीदार है, कौन है? जो भी है, हुकूमत इस पे कमेटी बनाए और जो है ना जिसमें गफलत हो गई है उसको सजा दे दे, वाकया सजा दे दे, और ये सारा पैसा उससे रिकवर होना चाहिए। रिकवर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये हमारा मुतालबा है। ठीक है, तो ये जो कमेटी है, ये इसमें किस तरह के लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए? हुकूमत की तरफ से तो मेरे हिसाब से डिज़ास्टर वाले बैठ जाए, PWD बैठ जाए और AC एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये लोग बैठ जाए और उस पर कमेटी बनाए। और हमने जो कमेटी बनाई, हमने अंजुमन ताजरान को अपने साथ बिठाया हुआ है। एक्शन कमेटी हमारे साथ जो है ना बैठी हुई है इस कमेटी में, और हम कम्युनिटी के पुख्तून कम्युनिटी के लोग हैं। हमने एक 15 लोगों की एक कमेटी बनाई है। उस हवाले से जो है ना हम हर CS के दरवाजे पे, CM के दरवाजे पे और पोस्ट कमांडर के दरवाजे पे हम जाएंगे और अपना फरियाद वहाँ पर इस भी करेंगे। कमेटी का बुनियादी मकसद क्या है? इस कमेटी का बुनियादी मकसद ये आग कैसे लगी और किस वजह से लगी और इतना सारा नुकसान का जिम्मेदार कौन है, इस हवाले से कमेटी काम करेगी या कि हुकूमत से ताउन मांगेगी? हम तो ताउन मांगे हुकूमत से। अब जो गफलत हो गई, वो गफलत की जिम्मेवार तो हुकूमत है, वो अपने तरह जो छानबीन करती है वो कर ले। लेकिन जो हमारी कमेटी बनी है, हमने जो है ना इनसे ताउन मांगना है और हमने अपना कंपनसेट मांगना है कि इन लोगों को कंपनसेट करे। हुकूमत के जो अभी तक जो कवानीन है या गालिबन जो 2018 में पीछे मार्केट में जो आग लगी थी, उसका कोई मुआवजा किसी को मिला था? नहीं, उसका तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन तो हमारा फिर हमारा वाला तो जो है ना ये तो कोई शरारत की वजह से हो गया है, बिजली की वजह से नहीं लगा है, इसलिए कि वो वहाँ पर गैस सिलेंडर फटा था। वहाँ तो पता था। लेकिन मेरे अपने मार्केट की बात करूंगा कि मेरे मार्केट में जनाब एलिया कोई भी बिजली की वजह से नहीं लगा है। बिजली आई है 10 बजे और मेरे मार्केट में 9:30 बजे रात को आग लगी है। मतलब इसमें कोई तकरीबकारी का इम्कान है? 100% है जी, 100%। ठीक। हाँ, तो इस पे जिम्मेदार इदारों को छानबीन करनी करना चाहिए, जिम्मेवारों को बिल्कुल करना चाहिए। ये इलाके के अमन को ख़राब करना चाहते हैं और ये पता नहीं क्या इनका मैसेज देना चाहते हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान के लिए भी हमारा किरदार है, हमारा खुशहाली के लिए भी किरदार है, हमारा जो है ना यहाँ की तरक्की और हर उसमें हमारा किरदार है। लेकिन पता नहीं है जिसने भी शरारत की है उसको वाक़या से वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये ठेकेदार से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो ये कैमरे के सामने आना नहीं चाहता है, क्या वजह? वो ठेकेदार का तो अभी तक इधर बैठा हुआ था, मेरे ख्याल में वो एप्लीकेशन लेने के लिए गया, एप्लीकेशन बना के वो वापस आएगा। एप्लीकेशन वो किसको दे रहा है? एप्लीकेशन तो हमने जो हमारे साथ AC साहब से के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हो गई है, हमने AC को देना है, CM को देना है, CS को देना है। एप्लीकेशन उस हवाले से वो लोग गए, वो तो आएंगे तो ये जो नुकसान हुआ है, ये इसका मतलब वो ठेकेदार का इससे क्या ताल्लुक? ठेकेदार का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठेकेदार के ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे। अगर बात आती भी है तो वो सिक्योरिटी का जो बंदा हमसे 15,000 16,000 ले रहा है, वो कहाँ था उस वक्त? वो कम से कम आपके कैमरे के सामने आ जाए कि जब इतनी थोड़ी सी आग लगी थी तो वो तो आप तो भी यहाँ जा तो सकते ना थे। चौकीदार कैमरे के सामने आना चाहता है, ना ठेकेदार और चौकीदार दोनों कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, तो बिटवीन द लाइन क्या कोई मसला है कोई इनका? ये सवालिया निशान है जी। चलें, ठीक है, जब भी ठेकेदार और चौकीदार ने पकड़ाई दी, हमें पकड़ाई नहीं देगा तो यकीनन हुकूमत को पकड़ाई ज़रूर दे देगा, मुतल्लिका इदारे हैं उनको पकड़ाई ज़रूर देगा। ये कोई उसका मतलब मनमानी तो हो नहीं सकती है, करोड़ों का नुकसान हुआ है ताजरों का, यकीनन इस पे ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो फिक्स करनी पड़ेगी, या इसमें हुकूमत ज़िम्मेदार है, अगर हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है तो ठेकेदार ज़िम्मेदार है।
شکریہ. یہ میرے خیال میں ہمارے تاجروں کی ترجمانی کر رہی ہے جی بی کے عوام کی. یہ مین روڈ کے اوپر ایک دکان کو آگ لگی تھی، جس سے میرا خیال یہ ہے کہ یہاں جو فائر بریگیڈ ہیں ان کی طرف سے تھوڑی سستی ہوئی ہے. کم از کم 100 فٹ کے فاصلے پہ ان کا دفتر ہے 1122 والوں کا، تو ادھر سے 20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد وہ گاڑی پہنچی ہے یہاں پہ. تو اس میں پہلی بات یہ کہ گاڑیوں کے اندر کوئی آلات ان کے پورے نہیں تھے، ان کی جو ہے موٹر خراب تھی، پریشر نہیں تھا. مین روڈ کے اوپر آگ لگی ہے اور چاروں گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھی. تو اس کے بعد وہاں پہ جو عملہ تھا ان کو ہم نے بارہ بتایا کہ یار یہ پچھلی طرف سے روڈ ہے، چاروں طرف سے روڈ ہے محلے کے اندر، آپ یہ کریں کہ یہاں پر تو آگ لگ چکی ہے لیکن پچھلی طرف سے گاڑیوں کو لے جائیں، جو باقی جو دکانیں ہیں ان کو بچایا جا سکے. جو جل رہی ہیں تو وہ تو جل گئی ہیں، لیکن ہمارے بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ اس طرف سے نہیں آئے. مختصر یہ کہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد پھر جب پوری طرح سے آگ نے اپنی لپیٹ پہ لے لیا پوری مارکیٹ کو، پھر وہ انہوں نے وہی پہلے جو کام کرنا تھا وہی آخر میں کیا. بعد میں بیک سائڈ سے جب وہ آئے تو اس وقت آگ بے قابو ہو چکی تھی. یہاں پہ میس مینجمنٹ کا یہ ہے کہ گاڑیاں تو آلریڈی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی نائلی ہے ہی ہے، لیکن وہ جو عملہ ہے ان کو بھی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی، ان کے پاس آلات اس طرح کے نہیں تھے. وہ ان کو خود کوئی ٹیم اس طرح کی بنانی چاہیے تھی، خود پورے ایریے کو سروے کرنا تھا. آج میرے خیال میں یہ کوئی 40 سے 45 کروڑ روپے کا جو تاجروں کا نقصان ہوا ہے، اس کی ٹوٹلی ذمہ داری جو حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ سب سے کمزور ترین طبقہ جو ہے یہ کباڑ کے کاروبار سے وابستہ ہیں. اور جیسا کہ ایک دو بندوں نے بتایا بھی کہ ہم وہاں پہ گاؤں میں کے اندر زمینیں اپنی بیچ کے کاروبار سٹارٹ کیا تھا. آج جو ہے وہ لوگوں کے کروڑوں کے مقروض ہیں. پنجاب سے جہاں سے مال لاتے ہیں وہ ہدار پہ لاتے ہیں، ادھر جو ہے وہ بیچ کے ان کے پیسے پھر ریٹرن کرتے ہیں. ان کی ساری جمع پونجی پلس کروڑوں کے مقروض بھی ہو کے وہ زمین پہ آ گئے. درخواست یہ ہے کہ ہم تاجر برادری، مرکزی ہمارے تاجران جی بی گورنمنٹ سے، فورسٹ کمانڈر سے، چیف سیکرٹری سے یہ بھرپور اپیل کرتی ہے کہ ان کا ازالہ کیا جائے اور ان کو فوری طور پہ، یہ نہیں کہ ان کے سالوں کے حساب سے لگے. یہ اس وقت فٹ پاتھ پہ آ چکے ہیں، ان کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، یہ ان کے علاوہ ان کا اور کچھ بھی نہیں آگے پیچھے. فوری طور پہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے، جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. خدا را گلگت کو بچانے کے لیے آئندے کے لیے اس کا مکمل پالیسی مرتب کرے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے تو ہمیں پھر اتنے ٹائم نہ لگے. خدا نخواستہ کل اسی کے دوران کہیں اور جگہ میں کوئی آگ لگتی تھی تو اس وقت نہ ہمارے پاس گاڑیاں تھیں نہ لوگ تھے. آپ کے K2 ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مشکل کے اس گھڑی میں آپ اس غریب تاجروں کا آواز حکام بالا تک پہنچاتے ہیں. آگ تو ایک دو دکانوں میں لگا تھا، اگر تھوڑا سا وقت پہ وہ کاروائی ہو جاتی تو شاید اتنا آگے وہ پھیل نہیں سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارا اداروں کا وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ فائر بریگیڈ ہے، گاڑی آئے اس میں پانی ہی نہیں تھی، پانی بھرنے کے لیے گیا تو 1 گھنٹہ لگ گیا، اس کے آنے تک آگ پھیل چکی تھی. تو باقی جو یہاں کے عوام ہے، مطلب جو ہے نا ہر محلے سے لوگ آ گئے، لوگوں نے بہت کوشش کیا ہر ایک نے، لیکن وہ آگ اتنا شدید تھا کہ وہ عوام کو مطلب اس بس میں نہیں تھا کہ وہ کنٹرول کر سکے. تو لہٰذا دوسری بات یہ ہے سر کہ یہاں پہ اس وقت جو تھا یہ تقریباً 9:35 یا 9:40 پہ یہ آگ لگ چکی ہے، اور بجلی جو ہے نا وہ 10 بجے آنی تھی. تو یہ بجلی کا کوئی شارٹ سرکٹ کا وہ بھی مسئلہ مجھے نہیں لگ رہا ہے. اس کا کوئی تحقیقات ہونا چاہیے کہ یہ آگ کیسے لگا، کیوں لگا، اتنا نقصان ہوا ہے، یہ غریب لوگ ہیں. تو سب سے پہلے تو ایمرجنسی کی صورت میں ان کا کوئی ایسا وہ امداد ہونا چاہیے تاکہ یہ ان کا گھروں کا وہ چولہا نہ بجھے. اور مطلب جو ہے نا آگے جو پروسیس ہے وہ ہم جتنا ہم سے تعاون درکار ہے ہم کریں گے.
लेकिन इन गरीबों के लिए हुकूमत से ये अपील है कि फौरी तौर पे कोई इमदाद का वो करे। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं खुद फौज से रिटायर हूँ, हाल ही में रिटायर हुआ था, और मैंने गाड़ी लिया था, ये गाड़ी जो जल गई है 2003 मॉडल। तो मौके पर मैं भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस वालों और साथ जो सेट लेकर हाथ में सेट लेकर लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे आगे जाना नहीं दिया, और ना वो फायर ब्रिगेड वालों को आग जलाने का पता था, और ना उनको वो पाइप किस तरह पकड़ते हैं, नोजल किस तरह सीधा करते हैं। मैंने उनसे उठाकर खुद आग बुझाने लगा। देखो मेरे माथे पे जल भी गया है, तो मुझे पकड़ कर लोगों ने पीछे किया है। उस वक़्त अगर मुझे छोड़ देते तो मैं खुद ही तकरीबन काबू कर लेता था ये आग। ये फायर ब्रिगेड का जो ट्रेनिंग है ये मजबूत होना चाहिए, ये मौके पर एक्शन अदा करना चाहिए। ये बहुत लेट से पहुंचे, और दूसरों को आग बुझाने का छोड़ते भी नहीं थे। लोग डंडे लेकर आगे जाते, ये पकड़कर उनको पीछे करते, आग बुझाने नहीं देते। तो मेरे गवर्नमेंट से अपील है कि फायर ब्रिगेड को मजबूत किया जाए। तो ये जो शुक्रिया। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका अजाला किस तरह किया जाए, आप क्या कहते हैं? बस ये गवर्नमेंट से अपील है कि ये सारे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको गवर्नमेंट जो इनको अजाला करेगा। आप कब रिटायर हुए थे? मैं 2021 किस रेजिमेंट से? 15 लय रेजिमेंट से लय रेजिमेंट से रिटायर हूँ। आप किस रैंक में रिटायर हो गए? सिपाही रिटायर हूँ। आपको पेंशन कितनी मिली थी? मुझे पेंशन 16 मिली थी। आपने वो सरमाया गाड़ी मैं खरीद गाड़ी में खर्च किया। इस गाड़ी को आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे? मैं वो अपने बच्चों को रोज़ी कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, टैक्सी के तौर पर। ताजरों के जान और माल की हिफाजत, आवाम की जान और माल की हिफाजत वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। यहाँ तो ये है कि आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। पूरी जीबी में इनके पास कोई जदीद फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है, और इनके पास कोई जदीद फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत, इंतज़ामिया जितने हमारे जो है ना जुर्माने करते हैं करोड़ों के हिसाब से, सालाना जुर्माने करते, अगर उससे भी एक जदीद फायर ब्रिगेड ले सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ताजरों के लिए कोई ऐसा जो है मराद नहीं है ना। अभी बाज़ारों में देखो, नलाई मार्केट वाले पानी भी बाज़ार से खरीद के पीते हैं। यहाँ तो पानी है हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन हमारे घरों में नहीं है, और पानी होने के बावजूद हमारे पास बिजली नहीं है। कोई भी बुनियादी ज़रूरियात जो है, हेल्थ में जाकर देखे, सेहत जो है ना उसमें एम्बुलेंस भी नहीं, दवाई भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं। एक नेरो सर्जन नहीं था पहले, अब वो NTS वाला जो है ना गले वाला भी डॉक्टर 2 थे, वो रिटायर हो गए, वो भी नहीं। तो यहाँ तो बहुत ही मसाइल हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जदीद फायर ब्रिगेड मौजूद हो। अगर इसी सूरत हाल में एक छोटा सा वो फायर ब्रिगेड है इनके पास, हमारे 122 के पास, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अब मंगवाने के लिए ये कहते हैं कि यार वो हुंदा से मंगवाया, इधर से मंगवाया, उधर से, वो घंटे घंटे आने तक तो पूरा महल्ले के महल्ला जल जाएगा। इससे पहले ये जिगलोट अड्डा में दुकानें जल गई, यही सूरत हाल थी। यही सूरत हाल 2018 में जिगलोट अड्डा जल गया। अगर साथ में डुमियाल टच था तो डुमियाल पूरा जलता, लेकिन दरमियान में गली होने की वजह से वो बच गया। यहाँ उसके बाद एक मीटिंग हो गई हाई लेवल पे, उसमें तमाम स्टेट डेवलपमेंट के और चीफ सेक्रेटरी था, होम सेक्रेटरी सारे मौजूद थे। उसमें मैं वहाँ पे सिकरदू में एक वाक़या हुआ था, उसमें ऐसे साहब को थप्पड़ मारा था, इसी वजह से कि वो खाली वहाँ गया तो उन लोगों ने कहा हमें फायर ब्रिगेड की जरूरत थी, आप खुद क्यों आए? जी नाजरीन, प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में अब तक जितने बड़े हादसा, जो खुसूसन आतिशज़दगी के हवाले से जितने बड़े हादसा हो गए हैं, उनमें से एक सबसे बड़े हादसे के हवाले से हमने प्रोग्राम करने की कोशिश की, और हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ होने वाली बातचीत हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। और इस वाक़े के तीसरे रोज़ भी आज भी ये आग जो है सही तरीके से नहीं बुझ सकी, जैसा कि मेरे बैक साइड पर अब भी आग आपको नज़र आ रही है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली मोहल्ला शहर सूबा और मुल्क को इस तरह के आफात और हादसात से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।